नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेशन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं और जो नए बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर जो कि जिनका रेटिंग जो है वो ठीक-ठाक है। एक सवाल लेके हमेशा आते हैं और ये सवाल मेरे पास बार-बार आता है कि मैं एक अच्छा अटैकिंग प्लेयर हूँ, लेकिन जब मैं अटैक करने जाता हूँ तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इसके बारे में वीडियो बनाऊँ पर तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसे खिलाड़ी पे फ़ोकस किया जाए जो इस मामले में मास्टर क्लास रहा है। मतलब वाक़ई उनके गेम जो है हम उसको मास्टरपीस कह सकते हैं और उनका नाम है गैरी कास्परोव। गैरी कास्परोव हमेशा शानदार तरीके से अटैक को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जाने जाते थे। आप उनके जब भी बेस्ट गेम्स देखेंगे, तो आपको ये बात जो है वो बड़ी साफ़ तौर पे नज़र आएगी। तो आइए हमने एक गेम चुना है आज, जो कि 1978 में सोवियत जो चैंपियनशिप थी उसके उसमें ये मुकाबला खेला गया था। मैंने प्लेयर्स की रेटिंग इसलिए मेंशन नहीं की है क्योंकि दूसरे प्लेयर की रेटिंग तो दिख रही थी बट कास्परोव की उस समय की करंट रेटिंग कुछ ऐसा क्लियर था नहीं क्योंकि उस समय रेटिंग इतना प्रॉपर्ली जो है वो नज़र नहीं आती थी और डेफ़िनेटली जो प्लेयर सोवियत चैंपियनशिप में खेल रहे थे, वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर थे। तो सीधा देखते हैं इस मैच में क्या कुछ हुआ। कास्परोव सफ़ेद मोहरों से खेले, उन्होंने ई4 खेल के शुरुआत करी और यहाँ पर उनके अपोनेंट थे साइमन पलाटनिक। पलाटनिक ने जो है वो नाइट F6 यहाँ पर कास्परोव जो है वो मेन लाइन जो कि E5 है उसको कंटिन्यू करते हैं। पलाटनिक खेलते हैं नाइट D5, कास्परोव खेलते हैं D4, D6 सेंटर को चैलेंज करता है ब्लैक हमेशा। यहाँ पर हमने देखा है कि C4 भी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है इस पोजीशन में बट कास्परोव पीस डेवलपमेंट पे हमेशा ध्यान देते हैं। नाइट F3, G6, बिशप C4, नाइट B6, बिशप B3, A5 यहाँ पे किया ब्लैक ने। व्हाइट A4 करके अपने बिशप के लिए जगह बनाता है यहाँ पर। बिशप G7 और अब ये वो पोजीशन आता है जहाँ पे कास्परोव की इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं। अच्छा कास्परोव की खासियत क्या है? कास्परोव की सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती थी। मतलब कि उनकी जो ये बात की अंडरस्टैंडिंग कि कब वो गेम पर टेम्पो गेन कर सकते हैं या किसी पोजीशन में इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2 उनका ओपनिंग के प्लान बड़े अच्छे क्लियर होते थे। ठीक है? तो ये तो 2 बातें हैं जो अभी आपको दिखेंगी, इसके बाद और भी बातें हम देखेंगे। उन्होंने यहाँ पे खेला नाइट G5 एक टेम्पो गेन होता है, लगता है कि F7 पे अटैक हो रहा है। एक प्रकार से जैसे ब्लैक को बोल रहे हैं कि कैसल करना हो तो कर लो आप इस मूव में, E6 करना है E6 कर लो, D5 करना है D5 कर लो। लेकिन सिर्फ आइडिया नाइट G5 नहीं है, आइडिया है F4 भी करना है और E5 को स्ट्रेंथन करना है। यहाँ पर उनके अपोनेंट ने किया E6, D5 भी खेला जा सकता था, कासल भी किया जा सकता था। खैर उन्होंने E6 और कास्परोव ने जो है कंटिन्यू किया F4। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कास्परोव का राजा जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ रहा है F4 करने से? निश्चित तौर पर थोड़ा कमज़ोरी यहाँ पर आएगी लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि ब्लैक के कोई भी पीसेस फिलहाल तैयार ही नहीं है व्हाइट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये जो पोजीशन ओपन अप हो रही है और जब तक किंग खुले पे रखा भी है तो इतना उसको कुछ भी फ़र्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि कोई आके उसको चेक तक भी हेलो तक तो जो है वो बोल नहीं रहा है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक जो है वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में है और एक उसका स्पेस कम हो चुका है। दूसरा उसको चिंता करनी है कि उसके पीसेस कहाँ से निकलने वाले हैं और उनके बीच में क्या तालमेल होने वाला है। ओके? ब्लैक ने D5 मारा तो डेफ़िनेटली अगर आप अटैक कर रहे हैं और आपके पास ओपनिंग में स्पेस भी है, तो आप D5 मार के क्वीन एंड गेम में तो जाएँगे नहीं। Fe5 नेचुरल मूव। ब्लैक ने यहाँ पे चैलेंज कर दिया सेंटर को इमीडिएटली। लेकिन बात यही है कि ब्लैक का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ नहीं है और ब्लैक लगातार अटैक कर रहा है। एक बार फिर से कास्परोव की खासियत वो टेम्पो छोड़ते नहीं है। कैसल किया उन्होंने यहाँ पर और F7 पे चुनौती दे दी कि भाई अभी आप D4 नहीं मार सकते। तो उन्होंने किया कासल। अब कास्परोव ने C3 करके सेंटर को सपोर्ट कर दिया। तो ये एक बहुत खास बात अगर आप अटैकिंग प्लेयर होना चाहते हैं, टेम्पो आपको नहीं छोड़ने हैं जब भी आपको मिलने हैं बोर्ड पर। टेम्पो मतलब एक ऐसी चाल जो अपोनेंट के ऊपर कोई थ्रेट क्रिएट करती है और वहाँ पर अपोनेंट के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं रह जाते हैं, तो अपने मन की चाल चलने। नाइट C6 डेवलपमेंट किया, एक और पीस को लेके आया जो कि ठीक थी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं नाइट E4। अब नाइट E4 कास्परोव जैसे ना ये जो समझ है उनकी ओपनिंग की, नाइट E4 आप बोलोगे एक ही नाइट तीसरी बार चल रहा है, लेकिन एक बार उसने टेम्पो लिया था, तो उसको आप 0 काउंट करिए उस मूव को। अगेन वो टेम्पो ले रहा है, C5 के पॉन को मारा है और सेम टाइम में बिशप G5 का थ्रेट है कि बिशप G5 विद द टेम्पो जो है वो निकलने वाला है, तो ये कमाल की चाल थी। अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट D7 खेल के जो है पोजीशन पे प्रोटेक्शन दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव है बिशप E3 डेवलप किया उन्होंने यहाँ पर वो बिशप G5 नहीं गए सीधे। लेकिन जैसे ही अपोनेंट ने नाइट E7 खेला और कास्परोव ने देखा कि अरे F6 का स्क्वायर तो फिर से कमज़ोर पड़ रहा है और इस बार ये नाइट हट नहीं सकता है सीधे-सीधे।
बिशप G5 चले गए। अपोनेंट ने CD4 खेला, कास्परो ने CD4 खेला। अब उनके अपोनेंट खेलते हैं H6। अब यहाँ पे सवाल यही है जो कई लोगों के मन पे आ सकता है, को मार दें, नाइट F6 चल दें और बिशप F6 खेल दें, लेकिन कास्परो वो खिलाड़ी हैं जो तब तक पोजीशन में टेंशन को मेंटेन रखते हैं जब तक कि संभव हो। तो वो खेलते हैं यहाँ पे बिशप H4। उनको पता था कि अगर बिशप को हटाना है तो G5 खेलना, 5 आप खेलोगे तो वीकनेस आ जाएगी। अब एक बार फिर से सवाल कि बिशप को जाएँ तो जाएँ कहाँ? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको मार देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, क्वीन आ रहा है। लेकिन यही खासियत है कास्परो और दूसरे खिलाड़ियों में, वो जब तक उनके सारे पीसेस सही तरीके से पहुँच नहीं जाते और अपोनेंट का काउंटर प्ले उनको दिखता रहता है, तब तक वो इस तरह की गलती नहीं करते। जैसे अगर कोई यहाँ पे बिशप G5 खेल दे तो प्रॉब्लम ये है H G5, क्वीन H5 के बाद आएगा नाइट इंटू E5। अगर आप नाइट G5 मारने जाते हैं तो क्वीन D4 चेक, किंग H1 और क्वीन D3 से डिफेंस भी हो जाएगा और व्हाइट एक्चुअली में हार जाएगा। तो ये सब कुछ उन्हें साफ दिखता है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि आप अटैक करिए लेकिन आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। आपको अपोनेंट की जो काउंटर अटैक है, वो बराबर दिखना चाहिए। तो G5 तो उन्होंने यहाँ पे गुड मूव खेला बिशप F2। बिशप F2 क्यों आए भाई? हाथी के सामने क्यों बैठ गए? क्योंकि बिशप E3 से घूमेगा और फिर यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, अब उन्होंने नाइट G6 खेला तो कास्परो ने अपना एक और पीस निकाला, नाइट BC3, क्वीन E7। जब तक पीसेस नहीं आ जाते कास्परो अटैक नहीं करते। अब कास्परो को रियलाइज हुआ कि ये बिशप तो इस डायगोनल में कुछ कर नहीं रहा है, वो बिशप C2 पे ले आए। मतलब उनकी तैयारी थी, अभी ये बिशप आ गया है, बाद में ये बिशप भी इधर आने वाला है और डेफिनेटली वो दोनों रुक को तो गेम में इन्वॉल्व करेंगे ही, नाइट ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अपोनेंट ने किया B6, थोड़ा स्लो था, अब ये बिशप को डेवलप करना चाह रहे थे तो कास्परो ने दूसरे बिशप को भी ठीक कर लिया बिशप E3 पे। बिशप A6 आया अपोनेंट, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिंपल रुक F2, अपने प्लान को कंटिन्यू रखना। अपोनेंट ने यहाँ पे ब्लंडर कर दी, नाइट H8 खेल। नाइट H8 एक्चुअली में पीछे जा करके उन्होंने जो है कास्परो को यहाँ पे मौका, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, कास्परो वो खिलाड़ी हैं, वो तभी आक्रमण करते हैं जब उनके सारे पीसेस तैयार हों। यहाँ पर के दोनों नाइट, दोनों बिशप, रुक, क्वीन सब कुछ तैयार था और ज़रूरत पड़ने पे ये रुक कैसे गेम में आएगा वो भी आपको दिखेगा। कास्परो का क्या प्लान है इस रुक को लेकर के, ऑलरेडी ये सारे प्लान उनके पास होते हैं। अगर आप आक्रामक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कास्परो जैसे खिलाड़ियों के गेम से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से वो सारे पीसेस को गेम में लाते हैं और जो गेम में नहीं भी आया उसका वो कहाँ से आएगा बाद में, ये सारी तैयारी उनकी। यहाँ पर कास्परो ने फाइनली जो है देखा कि नहीं, अब सामने वाले के पीसेस जो हैं उसके राजा के पास उतनी अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, तो उन्होंने बिशप G5 सेक्रीफाइस मारा, H G5 सो क्वीन H5 आया यहाँ पर और अभी नेक्स्ट थ्रेट है नाइट G5। इवन नाइट F6 का थ्रेट है ज़रूरत पड़ने पे, अभी तो नहीं आ रहा है बट ज़रूरत पड़ने पे वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपोनेंट ने F5 किया, अपने जगह बनाई अपने राजा के लिए, नाइट इंटू G5, दूसरा पॉन लिया यहाँ पर। अभी H7 से थ्रेट लगा हुआ है चेकमेट का, तो यहाँ पर रुक F7 खेल के उन्होंने जगह बनाई। आइडिया उन्हें दिया कि आप मार दो तो पोजीशन सॉल्व हो जाए। कास्परो तो कास्परो, कास्परो नहीं, और ओपन अप करना पड़ेगा और मोरों को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। उन्होंने खेल दिया बिशप इंटू, यहाँ पर अगर आप E5 जाते हैं तो नाइट D5, क्वीन E8, E6 ये पोजीशन ऑलरेडी जो है वो लूजिंग है। तो मतलब अगर आप कंटिन्यू करेंगे रुक F6 और गेम ऐसे ही खत्म। तो उन्होंने मारा रुक इंटू F5, कास्परो खेलते हैं रुक इंटू F5 इंटू F5। अब आप देख सकते हो कि इस पोजीशन में कास्परो ने जो है ऑलरेडी 2 माइनर पीसेस जो है वो सैक्रिफाइस कर दिए हैं। दोनों के दोनों बिशप सैक्रिफाइस कर दिए हैं, डबल बिशप सैक्रिफाइस कर चुके हैं वो। लेकिन अब कह ढाएंगे उनके घोड़े। नाइट D5 पे आया यहाँ पर E6 के पॉन के हटने के बाद, क्वीन गया E8, क्वीन H7 चेक, किंग F8, क्वीन F5 चेक, किंग गया वापस G8। अगर यहाँ पे नाइट F7 वगैरह करते हैं तो नाइट E6 चेक, किंग G8, क्वीन G6 के बाद गेम जो है क्वीन F8 करके सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर उन्होंने किंग G8, नाउ क्वीन H7, किंग वापस F8। और जैसा कि मैंने बोला था कास्परो हमेशा तैयारी रखते हैं, आखिरी पीस भी गेम में कैसे आएगा। रुक A3 यहाँ से तैयार था गेम में लाने के लिए, रुक C8 लेकर के आए वो बैक रैंक पर कुछ लगाने के लिए। पहले चेक, नाइट F6। अब यहाँ पे पॉज करिए, आप सोचिए कि क्या खेला हो। आपको बोला कास्परो मौका नहीं देते अपोनेंट को, उन्होंने देखा प्रोफिल एक्सिस, कोई जरूरत नहीं है रुक को अंदर लाने की, किंग को प्रॉब्लम हो सकता है। चुपचाप H3 करके उन्होंने जगह बनाई और अपने प्लान को कंटिन्यू किया। अपोनेंट आया क्वीन G6, यहाँ पर रुक इंटू F6 चेक, जबरदस्त सेक्रीफाइस आया, बिशप F6, नाइट E6 चेक, किंग E8 और नाइट F6 के बाद यहाँ पे अपोनेंट ने डिजाइन कर दिया क्योंकि क्वीन जो है वो देना गेम जो है। शानदार ये खेल गैरी कास्परो का ये खेल आपको सिखाता है
कि आपके पास अटैक अगर आपको करना है तो एक तो सारे मोहरों को गेम में लाना होगा, सही मोमेंट का आपको ध्यान होना चाहिए, आपके सारे पीसेस अच्छे स्क्वायर्स पे होने चाहिए और अपोनेंट का काउंटर प्ले आप चेक कर पाएँ, अपोनेंट का काउंटर प्ले आप बराबर देख पाएँ, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वही आपके प्लान को सबसे बुरी तरह से फ़ेल करने का कारण जो है वो बनता है। कमाल के कास्परो, कमाल की फिनिशिंग उनके आगे भी हम उनके कास्परोस के जो मास्टर पीसेस हैं, वो यूँ ही लगातार देखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।